हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हम वो सबसे पहली क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया और क्या ऐसा उसने सोचा कि वो कैसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए। देखो, जब भी आप सोचते हो क्लासेस को ग्रुप करने के लिए या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए, तो आप क्या सोचोगे, क्या बेसिक चीज आपके दिमाग में आती है। तो आप क्या देखते हो कि बाहर से उसकी मॉर्फोलॉजी देखोगे कि बाहर से वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, राइट। तो अगर आपको बाहर से कैसा दिख रहा है, अगर उस पे देखोगे तो जैसे अगर आप देखोगे प्लांट और एनिमल को देखा मैंने, और मैंने ये बोला कि मैं प्लांट्स को अलग कर रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर पत्ते होते हैं, स्टेम होती है, रूट्स होती है, तो इनको एक अलग ऑर्गेनिज्म बना दो। और ह्यूमंस जो है जिनके अंदर 4 लिम्स होते हैं उनको अलग ऑर्गेनिज्म बना दो। तो मैंने क्या ले लिया, एक क्राइटेरिया ले लिया जिसके बेस पे मैंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, राइट। अब इसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था किसका, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले आया। तो ये जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था एरिस्टोटल का। अब आपको पता है एरिस्टोटल कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है, एरिस्टोटल कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने दिया और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो दिया वो किस बेस पे दिया, मॉर्फोलॉजी, उनकी साइज के बेस पे। साइज के बेस पे कैसे कहेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे बड़े थे, कुछ थे छोटे थे, कुछ उनसे भी छोटे थे। तो जो उनका साइज जो है उसको एक क्राइटेरिया बना लिया कि हाँ बहुत बड़े जो प्लांट्स होंगे, जो ट्रीज हैं, ठीक है, फिर उनसे जो छोटे आ रहे हैं शर्ब्स हो गए मीडियम साइज के, और जो एकदम छोटे छोटे हैं उनको हर्ब्स बोला। तो इस तरीके से उन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया, सिंपल, राइट। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को किस तरीके से डिवाइड किया, तो ध्यान रखोगे किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। तो एनिमल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया उन्होंने देखे। एक तो उन्होंने देखा हैबिटेट, मतलब इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। तो कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, यहाँ देखो, आप देखोगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड पे रह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो एयर में, कुछ ऐसे हैं जो वाटर में है। तो जो लैंड के अंदर है उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, ठीक है, जो वॉक करते हैं लैंड के ऊपर, राइट। जो एयर के अंदर है मतलब एरियल, जो फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो फ्लाइंग वाले इसके अंदर आ गए। और पानी वाले कौन से हो गए, जो उसके अंदर स्विम करते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और वाटर के अंदर स्विम करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरी बना दी एनिमल्स की, और उन्होंने बोला ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम 3 वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके हैबिटेट पे बेस पे, कि वो लैंड पे रहते हैं या एयर के अंदर फ्लाई कर रहे हैं या वाटर के अंदर स्विम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने क्या देखा, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, कि रेड ब्लड उनके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो जिनके अंदर रेड ब्लड है उनको क्या बोला गया, इनेमा। ध्यान रखोगे, जिनके अंदर रेड ब्लड है उनको क्या बोला गया, इनेमा। और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता उनको क्या बोला गया, एनेमा, ठीक है। विदाउट रेड ब्लड वाला को अनेमा। तो ध्यान रखोगे इनेमा और अनेमा, ठीक है, सिंपल। तो हम क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल ने क्लासिफाई दिया था सबसे प्रिमिटिव टाइप का। उसने 1 या 2 कैरेक्टर्स को ही एक टाइम पे देखा था उनको क्लासिफाई करने के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था, सिंपल सा था। जो सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे उसके बेस पे उसने क्लासिफाई किया। तो प्लांट्स का जो क्लासिफाई किस बेस पे किया, मॉर्फोलॉजी, साइज के बेस पे, कि कोई प्लांट बड़ा है या छोटा है, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, इनके अंदर उसने डिवाइड किया। जबकि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जो था उसने किस बेस पे दिया, पहली चीज उसने क्या देखी, हैबिटेट, कौन से इन्वायरमेंट में है, कि लैंड में है या फिर एयर के अंदर फ्लाई कर रहे हैं या वाटर के अंदर स्विम कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा क्या देखा उन्होंने, रेड ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है। तो इनेमा जिनके अंदर रेड ब्लड होता है और एनेमा जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता, राइट। अब आपको पता है ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि रेड ब्लड होता है और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखा रखी है। ऑक्टोपस,
ऑक्टोपस के अंदर कौन से कलर का ब्लड होता है? देखो रेड नहीं होता ऑक्टोपस के अंदर। ऑक्टोपस के अंदर कौन सा होता है बताओ? ब्लू कलर का होता है ब्लड, है ना। ये इंटरेस्टिंग बात। हॉर्सशू क्रैब, ये जो आपको दिखा रखा है हॉर्सशू क्रैब, इसके अंदर कौन से कलर का होता है ब्लड? हॉर्सशू क्रैब, इसके अंदर भी ब्लू कलर का होता है। और यहाँ पे देखो क्रोकोडाइल आइस फिश दिखा रखे, देखो कितनी ट्रांसपेरेंट सी बॉडी है। हमने बोला था ना कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है, ज्यादा कलर शो नहीं करती। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रोकोडाइल आइस फिश जो होती है उसके अंदर जो ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है, ठीक है। तो आप देखोगे ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं है, ठीक है। आपके ब्लड का कलर रेड क्यों है पता है आपको? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि उसको रेड कलर देता है, राइट। ओके ग्रेट। नेक्स्ट, अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है सही क्यों नहीं माना जाता? इसके ड्रॉबैक्स क्या है या लिमिटेशंस क्या है? क्योंकि आप देखोगे इसने पानी वालों को इसने क्या बोल दिया, ठीक है, उनको अलग क्लासिफाई कर दिया, लैंड को अलग क्लासिफाई कर दिया, फ्लाई वालों को, पर उसने सिर्फ एक ही करेक्टर देखा, उसका हैबिटेट। क्या आप देखोगे पानी के अंदर तो आपको व्हेल भी मिलती है, ऑक्टोपस भी मिलते हैं, है ना, स्टारफिश भी मिलती है, पर ये सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेम हैबिटेट में हैं। इनका शेप देखोगे, इनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो काफी डिफरेंट है। तो सिर्फ एक कैरेक्टर के बेस पे आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते, आपको और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने होंगे। जैसे आप देखोगे लैंड पे भी जो रहते हैं टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेंग के चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने 4 लिम्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जो पेड़ों पे रहते हैं। तो क्या है, सभी को हम एक साथ नहीं कर सकते, उनको कुछ ना कुछ वे में अलग करना होगा क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी डिफरेंट है। सिर्फ हैबिटेट आप एक कैरेक्टरिस्टिक चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या था? ड्रॉबैक था एरिस्टोटल का। कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझते हो आप लोग? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है वो भी देखो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक पर्टिकुलर फीचर है या फिर फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे मेरे पास 5 फिंगर्स है तो ये क्या है? मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरे पास 2 हाथ है, ये क्या है? मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक है। ह्यूमंस भाग सकते हैं, पेनेंट्री भाग नहीं सकता, ठीक है, वो एक जगह पे रहता है, स्टेशनरी है। ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कोई प्लांट है उसके अंदर फ्लावरिंग आ रही है, कोई प्लांट है जिसके कांटे लगे हुए हैं, तो ये क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी से हम क्या है, कोई प्लांट के बारे में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब नाउ सी, अब तक हम देख रहे थे कि एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन उसने किस तरीके से दिया। अब बात आती है कि जो क्लासिफिकेशन अगर एरिस्टोटल का सही नहीं था तो क्या ऐसे बेसिस लिए जाए जिनके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाए? तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को? तो सबसे पहला देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल्स। तो आपने पढ़ा हुआ है, आपने सेल चैप्टर भी पढ़ा है, टिश्यू चैप्टर भी पढ़ा है, राइट। तो आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड ना होने का मतलब क्या है? उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। तो ऐसा जो न्यूक्लियस जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ना। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। और दूसरे यूकैरियोट्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। तो आप देखोगे ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में बहुत वेरी करते हैं, दोनों के अंदर काफी डिफरेंस है। तो ये एक हम बेसिस ले सकते हैं कि जिसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को कि ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आप क्या देखोगे? नंबर ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल कितने हैं? अब कितने का मतलब ये नहीं है कि काउंट करने बैठ जाओ, काउंट नहीं करना है। आप देखोगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल।
जो एक ही सेल के बने हुए हैं और सारे के सारे काम जो है उसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखोगे तो उनके अंदर बहुत सारे सेल्स है ना। तो ये बहुत सारे सेल्स हैं और काम का बंटवारा हुआ है उन सेल्स के बीच में, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है उन सेल्स के बीच में, है ना। तो ऐसा भी हम देख सकते हैं, ये भी एक करेक्टर है कि वो एक सेल का बना हुआ है या बहुत सारे सेल का बना हुआ है, ठीक है। एग्जांपल आपको पता है, यूनिसेलुलर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं और मल्टी सेलुलर के अंदर ह्यूमंस आ रहे हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, सारे किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर ही तो आते हैं। प्लांट्स भी है बहुत सारे, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये सारे भी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये क्या है कि हम क्या देख रहे हैं, सेल कि एक सेल है या बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। क्लियर, आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो खाना क्या खा रहे हैं, किस चीज के ऊपर फीड कर रहे हैं, खाना कहाँ से ले रहे हैं, इसके ऊपर देखें। तो खाने के बेस पे देखें तो ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स मेनली हम मानते हैं। ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट। ऑटोट्रोफ दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो आपने जनरली पढ़ा है लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है ना। उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, राइट, जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, राइट। उसके अलावा हेटेरोट्रोफ जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, प्लांट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, दूसरे एनिमल्स या उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं खाने के लिए। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स है, फंजाई है, कुछ एक बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोन्स भी है, जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। पर ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो मेनली हम प्लांट्स के अंदर कंसीडर करते हैं। पर कुछ बैक्टीरिया भी है, कुछ प्रोटोजोन्स भी है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। तो बॉडी के अंदर जब लेवल की बात कर रहे हैं तो लेवल का मतलब क्या हो गया कि वो सेलुलर लेवल पे है, वो टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम। तो आप देखोगे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी जो है सिर्फ सेल का बना हुआ है। जो यूनिसेलुलर है उनका सेल का बना होगा, प्रोकैरियोटिक है एक ही सेल के होते हैं मेनली, है ना, बैक्टीरिया वगैरह। तो यूनिसेलुलर जो एक सेल के हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे आप एडवांस करते जाओगे, हायर ऑर्गेनिजम्स में जाओगे, तो आप देखोगे सेल से वो टिश्यू लेवल पे आ गए। तो टिश्यू लेवल पे अंदर आ गए, जैसे आप देखोगे हाइड्रा है ना। तो उसके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि टिश्यू के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट हो रही है, राइट। जेलीफिश है। उसके ऊपर अगर आप जाओगे, जिनके अंदर ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो गए, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आते हैं टेपवर्म वगैरह, लीवर फ्लूइड, इनके अंदर क्या है, ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो गए। अर्थवर्म वगैरह जो है उनके अंदर और ज्यादा पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। तो वो ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा, ये सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और एफिशिएंटली वर्क करेगी। तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, कि वो सेलुलर लेवल है। अब आपको पता है बहुत सारे सेल्स मिलके एक साथ काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं आपस में मिलके एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और कई ऑर्गन्स आपस में मिलजुल के वर्क कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से क्या ये पूरा सिस्टम काम करता है ना, तभी हमारी बॉडी एफिशिएंटली वर्क कर पाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कि वो सेलुलर लेवल पे है या फिर टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम कितने लेवल की स्ट्रक्चर उसके अंदर डेवलप हुई है, तो उसी बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर और क्या क्लासिफिकेशन मेथड अगर देखे जाएं क्या हो सकते हैं, तो जो आप लार्जर प्लांट देखोगे उनके अंदर क्या होता है, हम रूट सिस्टम देख सकते हैं, ठीक है। हायर प्लांट्स जो है उनके अंदर रूट सिस्टम देखिए, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है, लीफ कैसे हैं, फ्लावर्स कैसे हैं। तो ये जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है इनको भी स्टडी कर सकते हैं हम, उसके बेस पे हम उसको फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये 4-5 करेक्टर पे नहीं,
और भी बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी फिजियोलॉजी जो है, उसकी मॉर्फोलॉजी जो है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात कि आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं जिसके बेस पे आप क्लासिफाई करोगे। तो आगे चलकर हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो उन क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखोगे कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज किया है जिसके बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि क्या आप देखोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब देखो, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मतलब जिसके अंदर हम इवोल्यूशन की बात करेंगे, कौन किससे बना है। तो चार्ल्स डार्विन जो है वो ऐसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ध्यान रखोगे, कौन सी बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब लिखी थी? 1859 में। ठीक है, और क्या दिया था? इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, है ना। आप पढ़ोगे, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो इवॉल्व हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। मतलब जो पहले जो ऑर्गेनिजम्स है बहुत ही सिंपल टाइप के थे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखोगे बहुत ही सिंपल होता है, न्यूक्लियस भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट नहीं। मेरे ख्याल से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आप जानते हो क्या होता है, राइट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जैसे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब जिनके अराउंड मेम्ब्रेन होती है ना। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो नहीं मिलती, राइट, पर हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गया है। कि पहले जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही सिंपल थे, वहां से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ हम गए हैं, राइट। ओके, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जनरेट हुई, एक ह्यूज डाइवर्सिटी जो है डेवलप हुई। ठीक है, अब क्या है कि ऑर्गेनिज्म जितने भी डेवलप हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्ट्री है। एक से दो डेवलप हुए, दो से आगे चार डेवलप हो गए, तो कोई ना कोई कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में रिलेट करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल आप देखोगे, मंकी और ह्यूमन का, उन दोनों का एंसेस्टर जो है, या फिर ह्यूमंस और चिंपैंजी का ले लो, उनका जो एंसेस्टर है वो क्या है, कॉमन रहा होगा, जिसकी वजह से वो इतने रिलेटेड है। ठीक है, the closer evolutionary relationship between two organisms also one of the basis of classification। तो कितने क्लोजली वो रिलेटेड हैं और क्या उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इसके बेस पे भी आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हो। तो जैसे आप देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे, विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर है, इवोल्यूशन का उसने कंसीडर किया है। ठीक है ना, तो वो हम डिटेल्स जब आगे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा किस तरीके से। ओके, नेक्स्ट जो आता है, व्हाट इज इवोल्यूशन। जो मैं इतनी देर से इवोल्यूशन बोल रहा हूँ, ये है क्या इवोल्यूशन भाई? इवोल्यूशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म थ्रू सेवरल जनरेशन। तो कहने का मतलब क्या है, जो अलग अलग तरह की ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं अपने पुराने फॉर्म से, अपने एंसेस्टर से जो डेवलप हो रहे हैं थ्रू सेवरल जनरेशन। क्योंकि आप देखोगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस जो है ऐसा नहीं है कि ईयरली बेसिस पे हो रहा है, या फिर एक दो साल के अंदर हो गया या 10 साल के अंदर हो गया। बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एवोल्यूशन में, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस लेके आता रहता है। ठीक है, वेरिएशन जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, वो छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं। पर जैसे जैसे वो कई जनरेशन निकाल देगा, मान लो थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन उसने निकाल ली, तो आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप जब उसको कंपेयर करोगे बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म से और आज के टाइम के ऑर्गेनिज्म के साथ देखोगे, तो आप देखोगे यार कितना ज्यादा डिफरेंस है। आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो आज का जो ह्यूमन है, और आप देखो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले का जो ह्यूमन देखोगे। मतलब क्या है, क्या मतलब देख लो, निदरथल्स को देख लो या एस्ट्रेलोपिथेकस, मतलब ये सारे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो बहुत ही पुराने ह्यूमंस हैं उनके साथ आज अगर आप ह्यूमन को कंपेयर करोगे तो आपको काफी सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन का सीधा सा मतलब क्या है, ये बोलेंगे
कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जब कोई इंडिविजुअल जा रहा है या फिर कोई स्पीशीज का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं तो काफी चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट हो रहे हैं जिससे न्यू स्ट्रक्चर्स या फिर न्यू करेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कौन सा क्या है, मेगा डाइवर्सिटी से मतलब क्या है, ऐसा रीजन जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट जो ज्यादा स्टेबल है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि जहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे ज्यादा वहां क्या होगा, इजिली सेटल हो सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो इजिली वो डाइवर्स होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे जो रीजन होता है इक्वेटर के आसपास, ठीक है, उस रीजन के अंदर ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, ऊपर आप देखो इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। क्यों, क्योंकि इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यहाँ पे ज्यादा इन्वायरमेंट के अंदर ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, जैसे आप इजीली देख सकते हो, अगर आप साउथ के अंदर जाओगे, साउथ के अंदर टेम्परेचर लगभग सेम ही रहता है। अपने यहाँ पे नॉर्थ के अंदर आप देखते हो काफी चेंज होता है, कभी बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पर साउथ के अंदर आप कंपेरेटिवली देखोगे टेम्परेचर में उतना ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता जितना नॉर्थ के अंदर मिलता है, क्योंकि आपको पता है साउथ जो है हमारा ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ही आता है, क्योंकि वो टूवर्ड द इक्वेटर है, राइट। ओके, आपको ये सब समझ में आया। आज जितनी भी बातें की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए। डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्या था, कौन सी उसने बुक लिखी, ठीक है, उसने क्या बताया था, इवोल्यूशन क्या होता है, रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी क्या चीज है, राइट। एरिस्टोटल का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, किस बेस पे आप क्लासिफाई करोगे ऑर्गेनिजम्स को, ये सब चीजें आज हमने डिस्कस की है। आपको ये सब की सब ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कहीं गलती नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिए और क्या ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताई क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए यूं ही, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अलग अलग साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लीनियस, हैकल, कॉपलैंड, विटेकर, क्या थे इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।